जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 8 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। डीआरडीओ ने रीशेप किया है अपना रिसर्च फोकस स्ट्रॉन्गर डिफेंस के लिए। तो याद रखना है, डीआरडीओ ने क्या किया है, रीशेप किया है क्या चीज को, रिसर्च फोकस को। तो क्या क्या रिसर्च एरिया होंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, इन सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे। तो डीआरडीओ ने 7 फरवरी 2025 को अनाउंस किया है कि इनका जो रिसर्च का फोकस होगा उसको रीशेप किया जाएगा, फिर से पुनः निर्धारण किया जाएगा फॉर स्ट्रॉन्गर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसकी क्या क्या हाईलाइट्स है ये देखते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली से ये अनाउंसमेंट हुआ था कि डीआरडीओ क्या है, अपनी आर&डी पॉलिसी को एफिशिएंट बनाने के लिए रिसर्च फोकस को रीएडजस्ट करेगा, रीशेप करेगा। ठीक है, अब रिसर्च एरिया है यहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ आईआईटी बॉम्बे के साथ डीआरडीओ कोलैबोरेट करेगा। इसमें सेमीकंडक्टर रिसर्च और इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स के लिए काम किया जाएगा। लेजर बीम कंबाइनिंग बेस्ड कम्युनिकेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आईआईटी हैदराबाद से कोलैबोरेट किया जाएगा। एंड दिस विल हैव एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशन, एनर्जी ट्रांसफर एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के साथ इंस्टीट्यूशन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, तो आईआईटी कानपुर पार्टिसिपेट करेगा डीआरडीओ के साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के रिसर्च एरिया में। जिससे क्या होगा, जिससे रीप्रोग्रामेबल रेडियो सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा मल्टी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के लिए। फिर इमर्जिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजीज के साथ आईआईटी रुड़की के लिए कोलैबोरेट किया जाएगा और ये एडवांसमेंट करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग में। और लास्ट में आईआईटी खड़गपुर के साथ डीआरडीओ कोलैबोरेट करेगा क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिसर्च के लिए। क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च सिक्योरिटी के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ डीआरडीओ कोलैबोरेट करेगा। इससे क्या होगा, इससे साइबर सिक्योरिटी एनहांस होगी और डेटा प्रोटेक्शन डिफेंस के लिए बढ़ाया जाएगा, एनहांस किया जाएगा। तो ये चर्चा हुई हमारे डीआरडीओ के जो रीशेप्ड रिसर्च फोकस हैं, उनको क्या क्या एरियाज इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करेंगे उन एरियाज में, उन रिसर्च एरियाज में। इस सारी बात की जानकारी हम लोग ने यहाँ पे देख ली। चर्चा करते हैं एग्रीकल्चरल हब की। तो एग्री हब एक प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईआईटी इंदौर की कोलैबोरेशन से। तो ये बात आपको याद रखनी है। एग्री हब क्या है, तो ये एआई ड्रिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है विच इज एआई ड्रिवन, जिसका नाम है एग्री हब। इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मल वेलफेयर द्वारा। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है आईआईटी इंदौर की मदद से, आईआईटी इंदौर के कोलैबोरेशन से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिफरेंशियल लर्निंग को यूज किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा एग्रीकल्चरल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। एग्रीकल्चरल चैलेंजेस जैसे कि सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, ड्राउट्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, लो प्रोडक्टिविटी है, ये सारी चीजों को टैकल किया जाएगा बाय इंटीग्रेटिंग एआई, एमएल एंड डीएल। इसी के साथ साथ फार्मर्स को एम्पावरमेंट किया जाएगा, रिसर्चर्स का सशक्तिकरण होगा और एग्री बिजनेसेस को भी क्या होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो भी एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है उनको इंक्यूबेशन और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एग्री हब एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईआईटी इंदौर की मदद से। फिर डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। डीआरडीओ ने पहले तो लॉन्च किया है, आपको ये याद रखना है कि लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने कोलैबोरेट करके लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लॉन्च किया है, LAAM सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो अभी हम लोग ने देखा डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, की कोलैबोरेटर्स हमने देखा। इससे क्या होगा, इससे जो लार्ज मेटल कंपोनेंट्स है उनका फैब्रिकेशन किया जाएगा एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स के लिए यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हुए जो लार्ज मेटल कंपोनेंट्स यूज होते हैं एरोस्पेस में और डिफेंस सेक्टर में, उनको फैब्रिकेट किया जाएगा और अपने सुविधा अनुसार डीआरडीओ जो है उसको यूज कर सकता है। कहां पे लॉन्च किया गया है, तो याद रखना है ये आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोलैबोरेट किसने किया है, आईआईटी हैदराबाद और डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इंडस्ट्री पार्टनर्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में।
फिर चर्चा करते हैं आर्मी और आईआईटी गुवाहाटी की। तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ आर्मी ने पार्टनरशिप की है फॉर बैम्बू बंकर्स, ठीक है। बैम्बू बंकर्स को डेवलप करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने आर्मी के साथ पार्टनरशिप की है। इससे क्या होगा, इससे जो आर्मी के लिए बंकर्स होते हैं वो बैम्बू बेस्ड कॉम्पोजिट बंकर्स होंगे और ये ऑल्टरनेटिव है टू ट्रेडिशनल मटेरियल्स। कोलैबोरेटिव पार्टनर्स कौन है, हमने देखा इंडियन आर्मी और आईआईटी गुवाहाटी। इससे क्या होगा, तो जो बैम्बू बंकर्स रहेंगे वो सस्टेनेबल रहेंगे, लाइट वेट रहेंगे, साथ ही साथ इजीली डिप्लॉय किए जाएंगे, कहीं भी इनको बनाया जा सकता है, आराम से इनको मेकशिफ्ट तरीके से यूज किया जा सकता है, कहीं भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। कोई भी हाई एल्टीट्यूड रीजन हो, माउंटेनियस रीजन हो, जहाँ पे समतल ना हो, वहां पे बैम्बू जो बंकर्स हैं बहुत इजीली डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके लिए आर्मी ने पार्टनरशिप की थी आईआईटी गुवाहाटी के साथ। सिग्नेटरीज कौन कौन रहे हैं, तो मेजर जनरल रोहित बाहवा जो कि रेड हॉर्स डिवीजन के जीओसी हैं, और प्रोफेसर देवेंद्र जलिहल जो कि डायरेक्टर है आईआईटी गुवाहाटी के, ये दोनों सिग्नेटरीज रहे हैं बैम्बू बंकर्स के डेवलपमेंट को लेकर। एडवांटेजेस क्या है, तो हम लोग ने देखा ये लाइटर है, हल्के होते हैं दैन कन्वेंशनल मटेरियल्स, एनेबलिंग ईजियर ट्रांसपोर्ट, इनका ईजी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एनहांस प्रोटेक्शन मिलेगी, रिड्यूस लॉजिस्टिक्स एफर्ट्स, इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल मिलिट्री सोल्यूशंस को सपोर्ट करते हैं। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की चर्चा करें तो विकसित भारत @ 2047 पाथ टू प्रोग्रेस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। याद रखना है आपको, इवेंट का नाम क्या था, टूवर्ड्स विकसित भारत @ 2047। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा, टूवर्ड्स विकसित भारत @ 2047 किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये जो कॉन्क्लेव हुआ था तो ये नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था 6 फरवरी 2025 को। कहाँ पे, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ऑर्गेनाइज किसने किया था, नीति आयोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। फिर चर्चा करते हैं बिम्स्टेक के यूथ समिट 2025 की। तो बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 को होस्ट किया गया है गांधीनगर गुजरात इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होना है। बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ पे होस्ट किया गया है, तो ये गांधीनगर गुजरात इंडिया में होस्ट किया गया है। इसकी डेट्स क्या है, तो 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 के बीच में ये होस्ट किया जाएगा। इनॉग्रेशन डेट क्या रही है, तो आज ही के दिन 8 फरवरी 2025 को इसको इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है, तो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इन्होंने बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 को होस्ट करके इनॉग्रेट किया है। ऑर्गेनाइजिंग एंटिटी कौन सी है बिम्स्टेक यूथ समिट की, तो ऑर्गेनाइजिंग एंटिटी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो बिम्स्टेक की जितनी भी कंट्रीज हैं सब पार्टिसिपेट करेंगी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यूथ कोलैबोरेशन को लिए फॉस्टर करना, इनोवेशन, लीडरशिप और रीजनल ग्रोथ को सपोर्ट करना, एनहांस करना अमंग बिम्स्टेक नेशंस। थीम क्या है, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज इस बार की थीम है बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 की, जिसको होस्ट किया गया था गांधीनगर गुजरात में। 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो अनावरण था, इनॉग्रेशन था, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने किया है। फिर चर्चा करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे की। तो नेशनल सैंपल सर्वे सेलिब्रेट कर रही है अपनी 75वीं वर्षगांठ, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे को फॉर्म किया गया था 1950 में। 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 7 फरवरी 1950 को फॉर्मेशन हुआ था और 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं 7 फरवरी 2025 को। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 75th एनिवर्सरी नेशनल सैंपल सर्वे की सेलिब्रेट की गई है। स्टेट अफेयर्स की चर्चा करें तो नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा दबहोटा, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे इसकी स्थापना होगी, तो इसकी स्थापना होगी दबहोटा, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। प्लांट का साइज क्या होगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसको स्टैब्लिश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, उसका साइज क्या होगा, तो 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी, एरिया होगा 4000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। प्लांट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मेगावाट का नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, तो ये स्टैब्लिश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। किसने लॉन्च किया है, तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट।
कौन कौन मिलकर डेवलप कर रहा है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को नॉर्थ इंडिया के? तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और HPPCL, मतलब हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलके नॉर्थ इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को डेवलप कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 9 करोड़ रुपए लगभग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का एम है कि ये पहला ग्रीन स्टेट बने इंडिया में बाय 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश ने अपना एक लक्ष्य बनाया है कि वो हरित राज्य बनने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी एक तरीके से जान लगा देगा, पूरा एक जितना भी एफर्ट्स हो सकते हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, ताकि 2026 तक जो है हिमाचल प्रदेश हरित राज्य बन जाए, ग्रीन स्टेट बन जाए, इंडिया का पहला ग्रीन स्टेट या हरित राज्य बन जाए। फिर चर्चा करते हैं स्वावलंबिनी की। तो स्वावलंबिनी क्या है? ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स, नॉर्थ ईस्ट की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है, ठीक है, प्रोग्राम चलाया गया है। प्रोग्राम का नाम है स्वावलंबिनी, याद रखिएगा स्वावलंबिनी। लॉन्च डेट क्या है? तो 7 फरवरी 2025 को स्वावलंबिनी नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इससे क्या है? इससे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला उद्यमी हैं, उनके सशक्तिकरण की बात होगी। और कहाँ की महिला उद्यमी? तो नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर की जो भी महिला उद्यमी होंगी उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए स्वावलंबिनी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये 7 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीति आयोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीति आयोग ने मिलकर स्वावलंबिनी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। टारगेट रीजन कौन कौन से होंगे? तो असम, मेघालय और मिजोरम को टारगेट किया जाएगा। और असम, मेघालय, मिजोरम में जितनी भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको एम्पावर किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस स्किल्स, मेंटरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये तीनों चीजें दी जाएंगी विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। कहाँ की? असम की, मेघालय की और मिजोरम की। और उनका सशक्तिकरण होगा, उनका एम्पावरमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, इतने ढेर सारे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर ये होगा, स्टेज वाइज अप्रोच होगी। पहले अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी, फिर ट्रेनिंग, फिर मेंटरशिप, फिर फंडिंग या असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा स्वावलंबिनी बूस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन ईस्ट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है स्वावलंबिनी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने से संबंधित है। और ये भारत के किस एरिया में, भारत के किस साइड में ये टारगेट किया गया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में टारगेट किया गया है। और इसमें भी स्पेसिफिकली असम, मेघालय और मिजोरम को टारगेट किया गया है। इकोनॉमी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2000 के नोट के विड्रॉ होने के बाद 98% जो है 2000 के नोट्स रिटर्न हो चुके हैं, पर अभी भी 2% जो है सर्कुलेशन में है। तो याद रखिएगा हल्का सा कि 98% जो है रिटर्न हो चुके हैं और 2% अभी भी सर्कुलेशन में। अगर आपको याद हो तो 19 मई 2023 को 2000 नोट की, जो 2000 का नोट था, 2000 का नोट था, आरबीआई ने कहा था इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा सर्कुलेशन से, ठीक है, सर्कुलेशन से इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तब कितने नोट से 2000 के, जब ये अनाउंस किया गया था, ये अनाउंस हुआ था कि जो 2000 के नोट है उनको विड्रॉ किया जाएगा, तो 3.57 लाख करोड़ के 2000 नोट सर्कुलेशन में थे 19 मई 2023 तक। फिर अब 31 दिसंबर 2024 तक जो 2000 के नोट सर्कुलेशन में, वो अब घट के हो गए हैं 6691 करोड़, ठीक है। तो मतलब 2% जो है अभी भी सर्कुलेशन में है, ठीक है, 2% अभी भी सर्कुलेशन में है। कितना वापस आ गया है? तो 98.12% वापस आ गया है। 2000 नोट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो अगर आपको पता होगा, डीमोनेटाइजेशन के बाद से 500 और 1000 का नोट रिप्लेस करने के लिए 2000 के नोट्स लाए गए थे, ठीक है। नवंबर 10, 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था, तो क्या किया गया था? डिमोनेटाइज 500 और 1000 की नोट को रिप्लेस किया गया था विद 2000। अब रीजन क्या था कि 19 मई 2023 को 2000 की नोट का विड्रॉल हुआ? तो क्लीन नोट पॉलिसी होती है आरबीआई की, जिसके चलते विड्रॉ किया गया था। साथ ही साथ जो 2000 का नोट होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये सिर्फ 4 से 5 साल तक होता है, उसके बाद नोट खराब होने लगती है, ठीक है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत यही होता है कि कोई कटी फटी नोट किसी के पास ना रहे, सब साफ, स्वच्छ और क्रिस्प नोट सबके पास रहे। तो इसीलिए 4-5 साल यूज करने के बाद जो है इनका विड्रॉ हुआ है 2000
की नोट्स का। और क्या हुआ है, 89% हैड कंप्लीटेड इट बाय मई 2023 और डिक्लाइनिंग यूसेज ऑफ 2000 नोट्स। 2000 का नोट वैसे भी बहुत दिक्कत होती थी यूज़ करने में, क्योंकि बहुत सारे चेंज नहीं मिल पाते थे, छुट्टे नहीं मिल पाते थे, जिसकी वजह से लोग ने इसको इस्तेमाल भी कम कर दिया था। तो इसकी वजह से भी विड्रॉ कर लिया गया था आरबीआई ने 2000 की नोट को। ठीक है, बात करें इंडिया के गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो सर्ज हुए हैं, बढ़े हैं इंडिया के गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो इंडिया के जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं 2024 में वो 60% तक बढ़े हैं। ठीक है, और जो वैल्यू रीच हुई है वो हुई है 1.5 लाख करोड़ की, अराउंड 18 बिलियन डॉलर्स की जो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट देखी गई है इंडिया में, जो कि इंक्रीज किया है बाय 60% इन 2024। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड 239 टन्स विच इज अ 29% इंक्रीज फ्रॉम 185 टन in 2023। तो 185 टन की डिमांड थी, गोल्ड की डिमांड थी 2023 में, फिर 2024 में ये 239 टन पहुंच गई, जो कि 29% इंक्रीज है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, ग्लोबल गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ ग्लोबल गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर कितनी डिमांड है गोल्ड की, तो जो 20% है दुनिया की डिमांड वो इंडिया की तरफ से आती है। अप्रॉक्सीमेटली 1180 टन की डिमांड है इंडिया में गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर इतनी डिमांड है। ठीक है, जो कि दुनिया का 20% है। अब की फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे कि इंडिया गोल्ड इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ा जा रहा है, इतना इंक्रीज हुआ है, तो क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन किया गया था जुलाई 2024 में, जिसके चलते क्या है, गोल्ड को एक एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में देखा जाता है, एक खरी चीज़ के हार्ड एसेट के रूप में देखा जाने लगा है। फेस्टिव सीजन जैसे दिवाली वाली होती है, तब भी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट और गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। ई कॉमर्स बूम की वजह से, फास्ट डिलीवरी ऑफ गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स की वजह से क्या हुआ है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत वीक रहा है, तो एक ऑल्टरनेटिव एसेट को इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए था, तो गोल्ड से बेहतर क्या ही इन्वेस्टमेंट होगा। और साथ ही साथ जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस के चलते गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बढ़ा है बाय 60% इन 2024, जिसकी वैल्यू रीच हो गई थी 1.5 लाख करोड़ तक और 239 टन की इन्वेस्टमेंट डिमांड थी। अपॉइंटमेंट्स की चर्चा करें तो बार्ट एल्बर्ट लिलियन डे वीवर को नया पीएम बनाया गया है बेल्जियम का। तो बेल्जियम के नए पीएम होंगे, बहुत लंबा सा नाम है, बार्ट एल्बर्ट लिलियन डे वीवर। ठीक है, तो ये जो है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री होंगे, ये सक्सीड करेंगे अलेक्जेंडर डे क्रो को, जो कि केयर टेकर पीएम के पद पे जून 2024 से विराजमान थे। अब इनको हटा के जो है बार्ट एल्बर्ट लिलियन डे वीवर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के पद की बेल्जियम के। ठीक है, तो याद रखना है आपको प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे अब नए बेल्जियम के, तो बार्ट एल्बर्ट लिलियन डी वीवर। ब्रसल है कैपिटल बेल्जियम की, और जो बेल्जियम की करेंसी है वो है बेल्जियन यूरो। ठीक है, तो ये भी आप हल्का सा याद रखिएगा, कैपिटल तो याद रखनी है आपको। और ये याद रखिएगा कि बार्ट एल्बर्ट लिलियन डे वीवर जो है नए प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम के, और इन्होंने सक्सीड किया है अलेक्जेंडर डी क्रो को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो गोपाल वित्तल को अपॉइंट किया गया है एज एक्टिंग चेयर ऑफ जीएसएमए। जीएसएमए क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन। तो जीएसएमए के एक्टिंग चेयर के पद पे जो अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है गोपाल वित्तल। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है होस मारिया अल्वारेस पलेट को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन और सीईओ रहे थे टेलीफोनिका के। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा प्रेडेसेसर कौन है और करेंट पोजीशन क्या है गोपाल वित्तल की, तो ये वाइस चेयरमैन और एमडी हैं भारती एयरटेल में। अब ये कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, अब ये जीएसएमए के एक्टिंग चेयर होंगे गोपाल वित्तल जी। जीएसएमए क्या है, तो ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस है। ये रिप्रेजेंट करता है 1100 प्लस टेलीकॉम कंपनीज को, इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंटरनेट फर्म्स। जीएसएमए का रोल क्या है, तो जीएसएमए पॉलिसी एडवोकेसी करता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को ओवरसी करता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में भी कुछ अपना सपोर्ट करता है अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो आपको याद रखना है गोपाल वित्तल जो बने हैं वो एक्टिंग चेयर बने हैं। ठीक है, वो एक्टिंग चेयर है, अभी परमानेंट चेयर नहीं बने हैं जीएसएमए बोर्ड के। ऑबिचुअरीज की चर्चा करें तो आगा खान जी की मृत्यु हो गई है। आगा खान जो कि लीडर रहे हैं इस्माइली मुस्लिम्स के, उनकी मृत्यु हो गई है। इनका पूरा नाम है हिज हाइनेस प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान 4। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो February 5, 2025 को हुई है एट द एज ऑफ 88।
प्लेस ऑफ डेथ क्या है, तो पोर्चुगल में इनका निधन हो गया है। और ये स्पिरिचुअल रोल इनका ये है कि ये 49th हेरिडिटरी इमाम रहे हैं शिया इस्लामी इस्माइली मुस्लिम्स के। शिया इस्माइली मुस्लिम्स के 49वें हेरिडिटरी इमाम रहे थे आगा खान, जिनका निधन हुआ है, और ये पोर्चुगल में इनका निधन हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी और एक इनका जो फिलेंथ्रोपिक डेवलपमेंट वर्क है वो ये है कि इन्होंने फाउंड किया था, स्टैब्लिश किया था आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो कि फिलेंथ्रोपी में काफ़ी काम करता है, ठीक है। और इनका जो बर्थ हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई है, मृत्यु हुई है पोर्चुगल में। नेक्स्ट ऑबिचुअरी की बात करें तो नवीन चावला जी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उनका निधन हो गया है नई दिल्ली में एट द एज ऑफ 79। इनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1945 नई दिल्ली में। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे काम किया है, कब से कब तक, अप्रैल 2009 से 2010 तक, ठीक है। तो याद रखना है आपको 2009 का लोकसभा, इन्हीं के अंडर लोकसभा इलेक्शंस का जो इलेक्शन 2009 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो इन्हीं के चीफ इलेक्शन कमिश्नरशिप में हुआ था, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो नवीन चावला जी किससे संबंधित थे, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने 1992 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा, जिसको ट्रांसलेट किया गया है 14 भाषाओं में, ठीक है। नेक्स्ट ऑबिचुअरी की चर्चा करें तो वेटरन एक्टर ब्रायन मर्फी की मृत्यु हो गई है 92 वर्ष की उम्र में, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 5 फरवरी 2025 को हुई थी। इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। और ये टेलीविजन एक्टर थे और इन्होंने कुछ कुछ ऐसे भी रोल किए हैं जैसे जॉर्ज एंड मिल्ड्रेड में किए हैं, जॉर्ज एंड माइल्ड्रेड में किए हैं, और एक्टर के तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश थे। तो याद रखना है ब्रायन मर्फी किससे संबंधित थे, तो ये एक्टर से संबंधित, ये टीवी एक्टर और सिनेमा एक्टर से, एक्टरशिप से भी संबंधित थे।